हेलो बच्चों। आज हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल्स। जब भी हम लोग नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो पेपर में इसका वेटेज आज 3 से 6 मार्क्स के बीच में फॉल कर रहा है। नेशनल इनकम को हम बेसिकली एक निक नेम से जानते हैं, एग्रीगेट में देखें तो इसका नाम होता है NNP/FC। ठीक, इसको निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें हमारा पहला मेथड आ जाता है वैल्यू एडिड मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास अवेलेबल है एक्सपेंडिचर मेथड। और तीसरा मेथड है हमारे पास इनकम मेथड। जब हम लोग वैल्यू एडिड मेथड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारा एग्रीगेट निकल कर आता है, जिस एग्रीगेट का नाम है हमारा GV8MP। और इसी को हम जानते हैं एक नाम से GDP8MP। GDP8MP GV8MP एक माइनर से डिफरेंस है, अभी वो समझाएंगे। एक्सपेंडिचर मेथड जब भी हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा GDP8MP निकल कर आता है। और जब हम इनकम मेथड सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम दैट इज NDP/FC। चलिए एक एक करके अब स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड में हमने क्या पढ़ा कि क्या निकल के आएगा GV8MP। फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। चलिए एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर आपको सेल्स ना गिवन हो तो आप क्या करेंगे, दो तरीके की सेल्स होती हैं। एक ले लेंगे आप डोमेस्टिक सेल्स, इसको ऐड कर देंगे। एक हम क्या करते हैं फॉरेन सेल्स करते हैं, या सिंपल वे में बोले तो हम लोग क्या ऐड कर देंगे एक्सपोर्ट। अगर चेंज इन स्टॉक आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस में ना गिवन हो तो तरीका होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इन दोनों को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक चीज और, कई बार चेंज इन स्टॉक लिखा होता है इंक्रीज इन स्टॉक। यहाँ पे सिंपल सा इसका मतलब क्या है, ये प्लस की वैल्यू दे रखी है। एक जगह दे रखा होता है डिक्रीज इन स्टॉक कुछ क्वेश्चंस में, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यू दे रखी है। इसके अलावा आपसे ज़्यादा वो क्वेश्चन को घुमाएगा नहीं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में कई बार अलग अलग नाम से जानता है। सिंपल में तो सबसे पहला है परचेजेस। अगर परचेजेस डायरेक्ट ना गिवन हो तो दो तरीके की परचेज आ जाएंगे आपका, एक डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। इसमें कई बार एक टॉपिक और दे रहा है आजकल घुमाने के लिए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का दूसरा नाम जो पेपर में आ रहा है ट्रेंडिंग में, दूसरा नाम है उसका सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। तो ये वाले मेथड में हमारे यही वाले पॉइंट्स हैं। आइए अपने दूसरे मेथड पे आते हैं, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। जब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड निकालते हैं तो यहाँ पे हम भी हमारा क्या है, कौन सा एग्रीगेट निकल कर आता है, GDP/MP। इसके लिए हम लोग 4 एग्रीगेट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट है जिनको हम ऐड करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको याद करना है तो बोल सकते हैं GGPN, where G stands for
गवर्नमेंट, फाइनल, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। जनरली ये क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट गिवन होगा। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो क्रिएट करेगा वो आपको यही करेगा, जिसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। थर्ड कंपोनेंट आता है आपका, दैट इज पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट, फाइनल, कंजम्पशन, expenditure, and the last one is that N means net export. नेट एक्सपोर्ट आपका कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आपको क्वेश्चंस में एक चीज़ याद रखना है जो आपको मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एक करेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा आपको कई बार करता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग एक एक करके इन दोनों को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। हमको पढ़ना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आपको ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस में डील करना होगा। जैसे अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है जी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट सिंपल। अदरवाइज ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको कुछ केसेस हैं जैसे वो क्रिएट कर सकता है। लाइक पहला केस दे देगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये पहला केस है। अगर क्वेश्चन में आपको दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सिंपल आप इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सेकंड केस, अगर इन केस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो अगर आप या पहले नेट से हमको ग्रॉस पे जाना है तो हमने डेप्रिसिएशन ऐड किया, बट आप अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो नेट से तो ग्रॉस बन जाएगा, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, बट मुझे कैसा चाहिए डोमेस्टिक में, तो हमको एक चीज़ और ऐड करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। अभी हमने एक वैल्यू एडिट में ही पढ़ा, सेम वही चेंज इन स्टॉक। ओके, तीसरा केस और बनता है, क्या का तीसरा केस हमारा, सिर्फ आपको क्वेश्चन में लिखा होगा नेट कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये तीसरा केस में नेट कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है तो आप एज्यूम करेंगे हम लोग कि इसने दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सिंपल डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। आपने एक चीज पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन में जो वर्ड आ रहा है ये यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें किसका मतलब क्या होता है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट होता है। क्या मीनिंग है, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट दो चीज़ों में करी जाती है, आइदर इन द फिक्स असेट्स, आइदर इन अ फिक्स असेट्स, इसीलिए इसको बोल देते हैं फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और एक होता है इन्वेंट्री, किसके अंदर हम लोग करते हैं, इन्वेंट्री के अंदर। तो कैपिटल फॉर्मेशन में दो चीज़ें हैं, फिक्स असेट्स आइदर इन इन्वेंट्री, इसीलिए वाला केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। दूसरा पॉइंट जो कई बार बच्चों को प्रॉब्लमैटिक लगता है वो पॉइंट है आपका कौन सा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस केस में आपको क्लास 11th याद करना पड़ेगा। यहाँ प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है और प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट टू थिंग्स, फर्स्ट वन हाउस होल्ड प्लस फर्म, there are the two things involved, first one is the household and second one is the firm. In case private final consumption expenditure is not given directly,
then it can be given in the components, given in its component, either residential, यहाँ पे लाइक ये नहीं देगा आपको, देगा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस क्या दे सकता है, फ्रॉम कंजम्पशन, फ्रॉम फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस यहाँ पे भी फाइनल आ जाएगा, सॉरी। एक केस और देखने को मिला है, एक्सपेंडिचर या फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, दैट्स ऑल। ये केसेस हैं अगर ये डायरेक्ट ना गिवन हो, अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट ऐड गिवन, तीन हो तो तीनों ऐड कर देना, एक हो एक को, दो हो तो दो को। चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल इनकम मेथड पे। हमारा फाइनल एंड लास्ट वन है का इनकम मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। इनकम मेथड में बेसिकली जो एग्रीगेट निकल कर आता है उसका नाम है NDP@FC, NDP@FC। ऑलवेज रिमेंबर बच्चा, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कौन कौन से यहाँ पे कंपोनेंट ऐड करने पड़ेंगे? सबसे पहला कंपोनेंट आता है हमारा प्रॉफिट, ओके। देन दूसरा कंपोनेंट आता है रेंट एंड रॉयल्टी, तीसरा कंपोनेंट आता है आपका इंटरेस्ट, फोर्थ कंपोनेंट आता है आपका मिक्स इनकम, एंड द लास्ट वन कंपोनेंट आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये 5 कंपोनेंट को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, क्या निकल के आएगा, NDP@FC। याद रखना बच्चे, प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी एंड इनकम, सॉरी ये इनकम नहीं, हमारा इंटरेस्ट। अगर मैं इन 3 कंपोनेंट को ऐड कर देता हूं तो ये बन जाता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। चलिए इस क्वेश्चन में आपको कहाँ पे घुमाएगा, कौन से कंपोनेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है? पहला आपको प्रॉफिट याद होना चाहिए कि प्रॉफिट इनकेस ना गिवन हो तो कैसे निकालते हैं। रेंट एंड रॉयल्टी जनरल केस में डायरेक्ट होता है, इंटरेस्ट भी डायरेक्ट ही गिवन है, और मिक्स इनकम भी डायरेक्ट। लेकिन दूसरा और लास्ट कंपोनेंट है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसमें आपको कई बार कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट करेगा। लाइक कैसे पढ़ते हैं, चलो पहला कंपोनेंट हम पढ़ते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट को अगर इन केस आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट डायरेक्ट ना गिवन हो तो कैसे निकालेंगे, उस केस में आपको इसके कंपोनेंट याद होने चाहिए। जैसे पहला आता है आपका डिविडेंड, क्या जाएगा आपका, डिविडेंड। देन आप दूसरा कौन सा कंपोनेंट करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स, और लास्ट कंपोनेंट आपका बचेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्लास 11th में आपने पढ़ा है, इसके और भी नाम है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एक और नाम है रिटेन्ड अर्निंग। और आपने काफ़ी सारे टॉपिक और पढ़े होंगे इसके नाम में, जैसे प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, सेल्फ फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग। तो उतना जनरल केस में आता नहीं है, 2 मेजर केस में पूछते हैं, तो आप इतना याद रख लीजिए। यहाँ पे आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट में ये 3 कंपोनेंट आपको याद रखने। कई, हाँ एक चीज़ और, कई बार कॉर्पोरेट टैक्स के कई अगर वो कॉम्प्लेक्स करता है तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, डायरेक्ट टैक्स ऑन कंपनीज या कंपनी, क्योंकि ये कॉर्पोरेट टैक्स का है, एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है विच इज लिवाइड ऑन द
कंपनी, जैसे एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स लगता है डायरेक्ट टैक्स में। ऐसे ही कंपनीज के ऊपर भी डायरेक्ट टैक्स लगता है, बट उसका नाम क्या है हमारा, कॉर्पोरेट टैक्स। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसमें भी आपको 3 कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहला सैलरी एंड वेजेस, अगर इन केस आपको सैलरी एंड वेजेस मिला है किसमें, इन कैश, इसको ऐड कर दूं। दूसरा सैलरी एंड वेजेस मिला तो है, बट किस में मिला है, काइंड में मिला है। मतलब क्या हो भाई, आपको कार दे देते हैं, घर रहने के लिए एकोमोडेशन, फ्री एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करा देते हैं, बहुत जगह पे आपको टेलीफोन एक्सपेंसेस आपके बियर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं, सारे केस में क्या आ जाते हैं, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड में। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नोन एज एम्प्लॉयर्स। रिमेंबर एम्प्लॉयर्स, नॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर्स contribution in provident fund, प्रोविडेंट फंड। बच्चा इस केस में याद रखिएगा, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसकी सैलरी का हिस्सा नहीं है, वो उसकी खुद की इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। तो यहाँ पे किसका लेंगे, सिर्फ एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? चलिए हम इस वीडियोस को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। एक इसका पार्ट 2 बना देंगे जहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। ओके, बाय बाय।